स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दीपिका जी से बात करते हैं कि इन्होंने अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग कहाँ से किया। तो दीपिका जी आप बताइए कि आपने बीएससी नर्सिंग का कोर्स कहाँ से किया। सर मैंने मेरी बीएससी सफदरजंग हॉस्पिटल से किया है। 2022 में मैंने कंप्लीट किया है। और आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी। मैंने सीनियर्स से थोड़ा बात किया था, तो मेरे को इस कोचिंग के बारे में पता चला था, नर्सिंग एक्सपर्ट्स के बारे में। उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया था, इसलिए मैंने ज्वाइन किया था नर्सिंग एक्सपर्ट्स को। ऑनलाइन बैच मार्च 22 में मैंने ज्वाइन किया था। कोचिंग आपने ऑनलाइन ली है, पूरा का पूरा आपने जो हमारा कंप्लीट कोर्स पैकेज है वो लिया है। आपने 4th ईयर के अंदर ही ज्वाइन कर लिया था। तो दीपिका जी ने जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी वो बहुत ही सही टाइम से स्टार्ट करी थी। और इन्होंने जैसे ही 4th ईयर के अंदर ये आए तो 4th ईयर के तुरंत आने के बाद ही उन्होंने अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी। तो क्या प्लान था आपका स्टडी को लेके। 2022 के अंदर जो आपका नोट सेट हुआ था उसके अंदर आपकी 6000 रैंक थी, और सडन एकदम जंप आपने 2023 के अंदर किया कि 6000 रैंक से सीधा आप ऑल इंडिया टॉप। तो क्या आपका स्टडी प्लान था, कैसे कैसे आपने प्लानिंग करी थी, क्या आपके आर्ट्स थे। सर मैं खुद ही सरप्राइज थी कि मेरी ये AIR1 आई है। तो मैंने एंड में, मतलब 4th ईयर के एंड में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मार्च में। तो उस टाइम पे कुछ ऐसा मतलब सिचुएशन थी कि मैं उस टाइम पे पूरा अपना 100% दे नहीं पाई थी। तो उस टाइम पे मेरी रैंक आप सबको पता है 6126 आई थी। और उसके बाद उस टाइम पे मैंने लाइव क्लासेस में लेती थी, मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे, पर मैं अपना रिवीजन को इतना टाइम नहीं दे पाई थी। अब की बार मैंने जब स्टार्ट किया, अब मेरे को था कि अब तो मुझे करना ही है। तो अब की बार जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने क्लासेस ले ली थी। मैंने पहले अपने नोट्स से थ्योरी पूरी अपनी कंप्लीट की, और उसके बाद साथ साथ जैसे मेरा सिस्टम वाइज होता जाता उसके साथ मैं MCQ करती थी। और डेली कितने आवर्स आप पढ़ाई करते थे, कितने आवर्स आप सेल्फ स्टडी करते थे, या क्लासेस के बाद में कितने आवर्स आप पढ़ाई करते थे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका टाइम टेबल सेट नहीं हो पाता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है स्टूडेंट्स के सामने वो ये होती है कि टाइम टेबल को कैसे मैनेज करें। तो आप अपना टाइम टेबल है वो कैसे मैनेज करते थे। मैं सुबह लाइब्रेरी चली जाती थी। मेरे को पता था कि घर पे मैं इतना अटेंटिवली अपनी क्लासेस नहीं ले पाऊँगी और नहीं स्टडी हो पाएगी, तो मैं सुबह लाइब्रेरी चली जाती थी। लगभग 8 बजे से मैं शाम तक 6 बजे तक लाइब्रेरी रहती थी, तो लगभग 8-9 घंटे मैं पढ़ लेती थी। और यही था कि मेरे को था कि पहले मैं अपनी थ्योरी को क्लियर करूँगी। थ्योरी कंप्लीट मैंने अच्छे से किया है, मतलब यहाँ के जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके नोट्स सफिशिएंट है, मतलब आपको कंसेप्ट्स क्लियर करने में काफ़ी हैं वो। और फिर मैं सिस्टम वाइज अपने थ्योरी के साथ और MCQ प्रैक्टिस करती थी। पर डे कितने क्वेश्चंस आप करते थे, क्योंकि MCQ थ्योरी क्लासेस के साथ साथ में या थ्योरी के साथ साथ में MCQ की प्रैक्टिस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पर डे आप कितने क्वेश्चंस करते थे। जब क्लासेस चल रही थी तो मैं जैसे क्लासेस होती थी, आज की क्लास हुई तो मैं उसके साथ कुछ क्वेश्चंस कर लेती थी, मतलब जितना कवर किया मैं उतना क्वेश्चंस कवर करती थी अपना। और उसके बाद जब मेरा हो गया था क्लासेस तो मैं क्वेश्चंस कभी तो ऐसा होता था कि मैं बहुत मतलब सही से क्वेश्चंस कर लेती थी, लगभग 500-600 तक कर लेती थी मैं एक दिन में। और कभी कभी मतलब अगर थ्योरी के लिए ज़्यादा टाइम देती थी तो 200-300 तक मतलब क्वेश्चंस करने होते थे मेरे को। कुछ आप स्टूडेंट्स को बताएंगे कि टाइम टेबल को कैसे सेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको थ्योरी को काफ़ी टाइम देना, पहले अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने में ज़्यादा ध्यान देना है, और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही है। और आप शेड्यूल बना सकते हो अपना कि कितना टाइम आपको थ्योरी को देना है, कैसे क्वेश्चंस को देना है, मतलब क्योंकि किसी एक चीज़ को छोड़ के तो चल नहीं सकते हैं, दोनों की ज़रूरत है। तो अकॉर्डिंग टू मैम कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहें, आपको MCQ भी करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि जब तक आप एमसीक्यू नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपकी थ्योरी की प्रिपरेशन कैसी है। तो आपको अपने सेल्फ असेसमेंट के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थ्योरी के पीछे ही लगे रहते हैं, वो एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि भाई मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या मेरा क्या प्रिपरेशन है, किस लेवल की प्रिपरेशन है, तो उसके साथ साथ में आपको पर डे 500 to 600 जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने चाहिए। और एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपका क्वेश्चंस है वो आपके सोल्व नहीं होंगे। तो रटाफिकेशन आपको नहीं करना है, जो करना है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी लेवल का कैसा भी क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। नर्सिंग एक्सपर्ट को लेके आपका क्या एक्सपीरियंस है, कैसा रहा आपका? हाँ, नर्सिंग एक्सपर्ट्स की मैंने तो ऑनलाइन कोचिंग ली थी। खैर यहाँ के फैकल्टी इतने सही हैं कि आपको मतलब लगेगा नहीं कि ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो या फिर कोई कमी रह रही है, नहीं, वो लोग बिल्कुल आपको इन डेप्थ पढ़ाते हैं। जैसे कि सारे एमएसएन के फैकल्टी हैं, जबर सर हैं और भरत सर हैं और काफ़ी टीचर्स हैं सारे एमएसएन के। हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियो सिस्टम है, सारा बहुत अच्छे से मतलब इतना कवर कर देते हैं कि आपको कहीं भी और से आपको रेफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही फंडामेंटल्स का भी सर बहुत क्लियर करा देते हैं आपको। जैसे हमने कॉलेज से तो पढ़ाई है, पर हमको उतना कंसेप्ट क्लियर नहीं होते जितने यहाँ के मेरे हुए हैं सर। मतलब टीचर्स ने जैसे पढ़ाया ना कि हाँ ऐसा लगा बिल्कुल शुरुआत से अच्छे से पूरा उन्होंने पढ़ाया हमें। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस को लेके बहुत डाउट्स रहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस से इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती है और ऑफलाइन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो आप बताइए कि ऑनलाइन क्लासेस इफ़ेक्टिव है या नहीं है, या आपने ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ में कैसे स्टडी को मैनेज किया? ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये तो है ही कि ऑफलाइन मतलब ज़्यादा आप अटेंटिवली देख सकते हो, पर ऑनलाइन का यहाँ का ये सिस्टम बहुत सही है कि ये लोग मतलब जैसे काफ़ी कोचिंग्स में होता है कि वो ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं और साथ में यूट्यूब वो चला दिया उन्होंने और ऐसे ही हो रही है। पर हमारे यहाँ पे नर्सिंग एक्सपर्ट्स में जो क्लासेस होती हैं वो एक्सक्लूसिवली मतलब ऑनलाइन के लिए ही हो रही होती हैं, वो ऑफलाइन में नहीं होता। मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन है, हमारा चैट सेक्शन है, उसमें हम अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन ही क्लास लेती थी क्योंकि मेरा डिस्टेंस प्रॉब्लम था, तो उसके लिए मैं लाइब्रेरी जाती थी और मैं लाइव क्लासेस को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देती थी। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। काफ़ी टीचर्स बहुत काफ़ी अच्छे से क्लियर करते थे आपके सारे डाउट्स को। कंटेंट आपने कहाँ से प्रिपेयर किया? क्योंकि कंटेंट को लेके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रहता है कि हमें कंटेंट कहाँ से प्रिपेयर करें, क्या पढ़ना चाहिए हमारे को। तो उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताइए कि आपने कंटेंट्स कहाँ से प्रिपेयर, क्योंकि कंटेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने सर कंटेंट तो यहीं से जो टीचर्स ने पढ़ाया वही लिया था। मतलब उन्होंने इतना सफिशिएंटली पढ़ा दिया था कि मेरे को और कहीं से रेफरेंस की ज़रूरत ही नहीं थी। और मतलब ज़्यादा रेफरेंस मतलब ये ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप रेफरेंस मतलब और दे सकते हो, पर सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे फैकल्टी। मतलब वो इतना इन डेप्थ पहले ही आपको पढ़ा देते हैं कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। थ्योरी काफ़ी अच्छे से कराते हैं, काफ़ी इन डेप्थ कराते हैं। तो एज पर दीपिका की जो टीचर्स ने कंटेंट दिया है, जो नोट्स दिए हैं, नर्सिंग एक्सपर्ट्स के जो नोट्स हैं वो इनफ है। इसके अलावा आपको अलग से कहीं से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम से पूछ के बताइए कि मैम ने एमसीक्यू के लिए कौन सी बुक प्रीफर करी थी, क्योंकि बहुत सारी बुक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बुक लें, कौन सी नहीं लें। सब लोग डिफरेंट रिकमेंड करते हैं। तो आप बताइए कि आपने कौन सी बुक रेफ़र करी थी और उसके कितने एमसीक्यूज़ किए थे या कैसे करते थे आप? मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने पीआर यादव ही देखी, पीआर से ही किया था ताकि हमारा वो हो जाए, जो बेसिक्स है उससे मेरे क्लियर हो जाते। तो मैंने पीआर यादव मेनली उसी से किया है। और कुछ क्वेश्चंस मैंने मतलब
उससे भी सोंडा से भी किए हैं, पर मेनली मैंने पीआर यादव ही किया है। तो आप मतलब ज़्यादा बुक्स के चक्कर में इधर उधर भागने से अच्छा तो मेरे हिसाब से एक बुक को आप अच्छे से करें, ये है। तो मैंने पीआर यादव को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। तो आप सबने सुन लिया होगा, मैम ने जो बुक रेफ़र करी थी वो पीआर यादव की करी थी। मेनली वॉल्यूम सेकंड मैम ने प्रेफर किया था। और एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली है कि आप क्वांटिटी पे फोकस ना करें, क्वालिटी पे फोकस करें। आप 4 बुक करने से अच्छा है कि एक बुक आप इतने अच्छी तरीके से करें कि वो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे। तो मल्टीपल बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक आप अच्छी पढ़ें। 2021, 2022 और 2023 ये 3 टॉपर्स हैं, तीनों आपके सफदरजंग कॉलेज से पास आउट हैं। और इन तीनों का रिव्यू एक ही है कि इन्होंने पीआर यादव के अलावा किसी बुक को रेफर नहीं किया। स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं? क्योंकि आपकी बार का जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड है कि स्टूडेंट्स का 50% ही स्कोर नहीं हो पाया। और इस बार का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज था, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। तो वो आपने कैसे किए? और जब आपने 3 घंटे वो पेपर सोल्व किया तो उस टाइम में आपने वो पेपर कैसे अटेम्प्ट किया? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल से आप कैसी प्रिपरेशन कर रहे हो वो मायने नहीं रखता है। अगर आपने 3 घंटे अच्छे से वहाँ पे नहीं दिए या उसको सही से मैनेज नहीं किया तो वो जो 3 आवर्स का पेपर था, 180 मिनट्स का टाइम था, वो आपने कैसे मैनेज किया? और आपकी 2022 के अंदर 6000 रैंक थी और अब आपकी AIR 1 है। आपने नेगेटिव मार्किंग पे कैसे कंट्रोल किया कि 6000 से 1 पे आप आए? ये कैसे आपने मैनेज किया? नेगेटिव मार्किंग को लेके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं कि कैसे कंट्रोल करें, कैसे कंट्रोल करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के 3 अटेम्प्ट्स हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, फिर भी उनके मार्क्स हैं वो कभी 1 मार्क्स, कभी 2 मार्क्स, और नेगेटिव उनका कंट्रोल नहीं हो पाता। तो आपने वो कैसे किया? सबसे बड़ा ज़रूरी तो ये जानना ज़रूरी है कि नेगेटिव पे आपने कैसे कंट्रोल किया, कौन सा मेथड आपने अपनाया, ये बताइए। आप कौन सी टेक्निक आपने बताई? हाँ, मेनली नेगेटिव कंट्रोल करने के लिए तो मैंने जब सर ने हमें एक टेक्निक बता रखी है कि आपको क्या करना है। पहले जो क्वेश्चंस जो आपको ऐसा लगता है 100% छोड़ोगे, हाँ भाई ये तो इसका यही आंसर होगा, यही बिल्कुल श्योर हो आप, तो पहले उसको अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद अगर आपको 2 में वो कन्फ्यूजन है तो उसके बाद उनको अटेम्प्ट करो। और आपको ऐसा लग रहा है कि इस एक ये नहीं है, बाकी 3 में कन्फ्यूजन है, तो सर ने बोला था कि ये मेनली आप अवॉइड ही करो। अगर आपके क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं तो अलग बात है, वरना आपको फालतू में अटेम्प्ट करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में जाएगा और बेकार रिजल्ट होगा। तो बेसिकली आपने एलिमिनेशन जो मेथड है वो यूज़ एलिमिनेशन, किया है। हाँ एलिमिनेशन मेथड तो यूज़ करना ही है क्वेश्चन सोल्व करते वक्त। तो सर सारा कि हाँ कौन सा नहीं होगा, ये तो अपना थ्योरी से हो जाता है। और जो ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से ये मेनली मतलब अगर आप अपना थ्योरी को सही से पढ़ोगे, कंसेप्ट्स को अपना सही से अगर अप्लाई करोगे पढ़ते वक्त, तो समझोगे तो कुछ खास मतलब के सिनेरियो में ऐसे कोई दिक्कत होने की बात नहीं है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? मैंने 165 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, बस 165 ही किए थे। मैम ने 165 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। थैंक यू मुकुंद मेघवाल जी। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? तो सिमरन मैम, वो तो मैम ने बता दिया है कि 165 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। और हमने भी जब प्री सेशन आपके लिए थे उसके अंदर भी सारे टीचर्स ने आपको यही बताया था कि नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करनी है और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो उसके हिसाब से इन्होंने 165 अटेम्प्ट किए हैं। आपने पेपर जब अटेम्प्ट किया था उस पेपर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करके या कैसे अटेम्प्ट किया? सिंगल शॉट में किया या आपने पहले के, ये थोड़ा सा आप बताइए कि, और कितना टाइम आपने लिया? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो वो 3 घंटे का टाइम आपने कैसे मैनेज किया? हाँ
हाँ, मैंने पहले यही शुरू किया था कि मैं अपने जो मेरे को क्वेश्चंस आते हैं वो करती जाऊँगी, और मैंने सोचा था कि मैं 3 बार मैं वो करूँगी रिव्यू, मतलब फर्स्ट टाइम मैं अपने वो करूँगी, दूसरी बार में जो करूँगी। पर अब की बार टाइम मैनेजमेंट सर सही में बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि पेपर ऐसा था। तो फर्स्ट टाइम पे मैंने यही किया था कि मैं छोड़ती जा रही थी, जो मेरे को डाउट था मैं छोड़ती जा रही थी। दूसरी बार में मैंने सही से जो मेरे को डाउट थे वो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। उसके बाद मैं ज़्यादा अब की मतलब ठीक था। आप यही करो कि आप जल्दी मतलब जो आपको आते हैं पहले वो करो, डाउट वाले आप बाद के लिए छोड़ दो, क्योंकि अभी जो जिसमें आपको डाउट अगर उसको ही पढ़ते जा रहे हो बार बार, तो आपके जो आगे आ रहे होंगे वो और नहीं हो पाएंगे। तो एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर लेंथी क्वेश्चन तो उसको बाद में के लिए छोड़ दो, अभी क्यों टाइम वेस्ट करना है, मतलब पहले अपने छोटे छोटे क्वेश्चन को ऐसे करना है। आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सेकंड अटेम्प्ट? जी, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैम का सेकंड अटेम्प्ट था। प्रतिभा जी, अशोक चौधरी जी ने पूछा है कि एग्जाम में माइंड सेट कैसे किया आपने? माइंड तो खैर सेट ही था, मतलब आपको पता है कि आपको पेपर ही देना है, तो मतलब कैसे क्या सेट करना है, मतलब माइंड सेट का इनका मीनिंग है कि कैसे आपने चीज़ों को कंट्रोल किया, टाइम मैनेजमेंट ले लो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक कई बार ऐसा होता है कि जब पेपर स्टार्ट होता है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे काउंटर होते हैं कि वो बच्चों को आते नहीं हैं, तो उनको ये लगता है कि यार पेपर बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में आपको भी कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे या लेंथी क्वेश्चन मिले होंगे, तो आपके माइंड के अंदर भी थॉट आया होगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी है या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर है, इसको कैसे मतलब वहाँ तक आप कैसे पहुँचे। तो ये उनका कहने का मीनिंग ये है, क्योंकि मेरे जैसे जो कमज़ोर बच्चे होते हैं ना, उनको 8-10 स्टार्टिंग में क्वेश्चन मिल जाए ना ऐसे जो डिफ़िकल्ट वाले मिल जाए, तो उनको लिए तो पेपर बहुत आगे का अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल, कॉन्फिडेंस उनका लूज़ हो जाता है। तो वो जब आपको काउंटर होंगे तो आपने कॉन्फिडेंस को कैसे मेंटेन किया, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई मेरे को नहीं आ रहे, तो मैं उनको छोड़ती जा रही थी, क्योंकि मेरे को पता था कि अब मैं इनको लेके बैठी रहूँगी तो आगे मेरे को दिक्कत होगी। तो मैं उनको छोड़ती जा रही थी कि हाँ ठीक है, जो आ रहा है वो करना है, पहले इनको छोड़ देती हूँ। और भाई यही था कि अच्छे से अपना जो आते हैं मेरे को वो करूँगी, तो कुछ नहीं था। माइंड कॉन्फिडेंस तो खैर मतलब हाँ, वहाँ पे था वो पेपर ऐसा कि आपका कॉन्फिडेंस एक बार दिख सकता है, पर आपको करना ही है वो पेपर, तो आप करो। आपके बहुत सारे जो जूनियर्स हैं वो लाइव हैं और वो बोल रहे हैं कि हमारे सीनियर हैं, तो दे आर वेरी हैप्पी। तुषार जी गुप्ता जी ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम जॉब के साथ में पेपर निकल सकता है और निकलेगा तो कैसे, प्रिपरेशन जॉब के साथ कैसे करें? तुषार जी, मैम तो नॉट वर्किंग थी, मैम ने अपने फाइनल ईयर के अंदर ही हमारा ऑनलाइन का जो कंप्लीट कोर्स पैकेज था वो ज्वाइन कर लिया था, और उसके बाद में इनका 2022 के अंदर नहीं निकला था, वो फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें 6000 रैंक थी। 2023 में इनका सेकंड अटेम्प्ट है जिसके अंदर इनकी टॉप रैंक आए हैं ये। तो आपका क्वेश्चन है कि जॉब के साथ में कैसे प्रिपरेशन करें? तो जॉब के साथ में भी प्रिपरेशन करना बहुत ईजी है अगर आपका माइंड सेट है तो। अगर आपका माइंड सेट है तो आप जॉब के साथ में आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। उसके अंदर आपको अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा कि जॉब के बाद के जो आवर्स हैं वो आपको कैसे मैनेज करने हैं। अगर वो आपने मैनेज कर लिया तो आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे हैं वो जॉब छोड़ के ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग हैं और उन्होंने अच्छी रैंक अब की बार निकाली है और उनका सिलेक्शन हुआ है। जॉब वालों का सिलेक्शन तो बहुत ईजी है होना, क्योंकि उनके पास में प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता है, वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आराम से वो कर सकते हैं। तो जॉब के साथ साथ में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपका माइंड सेट है तो, और उसके साथ में प्रिपरेशन। हाउ टू कंट्रोल एग्जाम एंजाइटी, ये क्वेश्चन आया है आपका समीला दास मैम से कि एग्जाम के जो एंजाइटी है वो कैसे कंट्रोल करें। एंजाइटी तो खैर मेरी कंट्रोल नहीं हुई थी क्या मतलब एंजाइटी तो होती है कि हाँ भाई पेपर, मतलब जब आपको कुछ इतना बड़ा अचीव करना है, तुम आपको जॉब चाहिए, तो एंजाइटी तो होती है, पर अपने ऊपर हावी मत होने दो, इतनी ज़्यादा भी नहीं लेनी है कि बिल्कुल ही आप कर ही नहीं पा रहे हो पेपर। बस आप याद रखो कि आपको करना है, और मतलब ज़्यादा टेंशन लेने से क्या होगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। और कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ने हैं। हाँ जी, ये एक निशा चौधरी जी ने पूरा पढ़ा आपने।
मैंने मेडिकल सर्जिकल, गायनी और पीडिया, ये तीनों तो सब्जेक्ट मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है, ये मेजर सब्जेक्ट्स आपको पता ही है। तो उसके बाद बाकी जो हैं माइनर भी, मतलब माइनर तो क्या है वो भी सही है, जैसे कम्युनिटी हो गया, साइकी हो गया और रिसर्च वगैरह, इनको थोड़ा कम टाइम दे सकते हो आप। पर अभी जो केस सिनेरियो बेस्ड है वो मेनली हमारा यही है, मेडिकल सर्जिकल का और पीडियाट्रिक्स का और हमारा ये गायनी का, ये मेनली है, देख सकते हैं। और साइकेट्री भी अब की बार खैर पूछी थी, काफ़ी पूछी थी, साइकेट्री भी है सही, उसको भी देखना है। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि आप डेली कितने आवर्स पढ़ाई करते थे, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? क्योंकि अक्सर लोगों को यही लगता है कि जो टॉपर होता है वो तो एकदम किताबी कीड़ा होता है, तो वो तो दिन में 20 घंटे 18 घंटे ऐसे पढ़ते होंगे। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि पर डे आप कितना पढ़ते थे? मैं लगभग 7-8 घंटे पढ़ती थी, दिन में ही पढ़ती थी, मैं रात को नहीं पढ़ती थी, मतलब जब मैं लाइब्रेरी जाती थी तो उसी टाइम पे पढ़ती थी। और क्या है, टेस्ट सीरीज़, हाँ मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी, मैंने अप्रैल में नर्सिंग एक्सपर्ट्स की सर जो आपने वो की थी, वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। मैं जब टेस्ट सीरीज़ करती थी तो मैं टेस्ट सीरीज़ का क्या करती थी, मेरे को कई क्वेश्चंस नहीं आते थे, तो मैंने एक नोटबुक बना रखी थी, जो मेरे को क्वेश्चन नहीं आते थे मैं उनको लिख लेती थी, उनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ती थी, मतलब उसको डेप्थ में सारे क्वेश्चन को अच्छे से करती थी, क्योंकि मतलब जो क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखे थे ना टेस्ट सीरीज़, मेरे को ऐसा था कि हाँ भाई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ही मेनली प्रिपेयर कर रखा था, क्योंकि सब एक्सपीरियंस है यहाँ पे, बहुत सही टेस्ट सीरीज बनाते हैं सर, मतलब सही था। थैंक यू सो मच दीपिका। दीपिका ने हमारी टेस्ट सीरीज ली थी और यहीं पे टेस्ट सीरीज इन्होंने स्टार्ट करी थी अप्रैल के अंदर, और इन्होंने बताया कि टेस्ट सीरीज के अंदर जो नहीं आते थे क्वेश्चंस उनको कैसे क्या करते थे। रिवीजन को कैसे अच्छे से इफेक्टिवली बनाएं, ये दीपक दया जी हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि जो रिवीजन करते हैं तो उसको कैसे इफेक्टिवली हम मैनेज करें या उसको और कैसे अच्छा बनाएं। अगर जब आप पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, तो आपको साथ साथ क्वेश्चंस भी करो, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ कहाँ पे रह रहा है आपको। यही है कि क्वेश्चन साथ साथ प्रैक्टिस करो, ये नहीं कि आप थ्योरी लेके बैठे हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो या फिर क्वेश्चंस ही कर रहे हैं ये। और मैंने कोचिंग यहीं से ली थी, नर्सिंग एक्सपर्ट से ली थी, मैंने एक बार ली थी। बुक कौन सी बेस्ट है? मैम ने बता दिया है कि जो कंटेंट मैम ने प्रिपेयर किया था वो हमारे नर्सिंग एक्सपर्ट के नोट से किया था। एमसीक्यू जो प्रैक्टिस इन्होंने करी थी कुछ क्वेश्चंस की, वो पीआर यादव बुक से करी थी। फंडामेंटल का क्या है मैम? फंडामेंटल तो सब्जेक्ट है वो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है ना। अच्छा, तो वो फंडा के बारे में हाँ कुणाल सर पढ़ाते हैं, श्वेता मैम पढ़ाती है। डेली का रूटीन कैसे बनाएं? देखिए मैम ने जो स्टडी करी थी वो 7-8 घंटे डेली की करी थी, तो उसका मीनिंग ये है कि ज़्यादा घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है या अच्छी रैंक नहीं निकलती है। आप बेशक 8 घंटे पढ़ें, 6 घंटे पढ़ें या 10 घंटे पढ़ें या 4 घंटे पढ़ें या 5 घंटे पढ़ें, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा क्वालिटी का आप पढ़िए। और ऐसा पढ़िए कि अगर आप 2 महीने के बाद में भी अगर कंटेंट वापस खोल रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं तो वो आपका हो जाना चाहिए। तो घंटे आप ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, या आर्ट्स ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, या ज़्यादा किताबें पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। 10 किताबें पढ़ने से, 4 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक आप बहुत अच्छे से करिए, कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करिए, उससे आपका सिलेक्शन 100% होगा। टीचर इन बेस्ट नर्सिंग एक्सपर्ट, राकेश मलिक जी, नर्सिंग एक्सपर्ट के सारे टीचर्स बेस्ट हैं। जो रिज़ल्ट अभी आया है नोट सेट 2023 का, उसके अंदर हमारे 300 प्लस सिलेक्शंस हैं, और ये जो रिज़ल्ट है ये पूरी कंबाइंड टीम का है, सबका है, किसी एक पर्टिकुलर बंदे का नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे टीचर्स हैं, 7 से 8 साल एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, सब अपना 100% देते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो 24/7 वी आर रेडी, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस का हो, ऑफलाइन क्लासेस का हो, ऑनलाइन में लाइव क्लासेस का है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, टेस्ट सीरीज़ हैं, स्टडी मटेरियल है, सब बेस्ट है। और उसी का ही रिज़ल्ट है कि आज आपके सामने AIR1 बैठे हुए हैं जो आपको सारा बता रहे हैं। इसके अलावा हमारी AR9 है, 14 है, 58 है,
सर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं क्या, ये आप बताइए। मैंने तो कोई शॉर्ट नोट्स मतलब प्रिपेयर नहीं किया था। हाँ, आप जब क्लास ले रहे हो तो मैंने जो क्लास नोट्स है ना वो आपके बहुत काम आएंगे। आप अपने क्लास जैसे ले रहे हो उसके साथ साथ अपने नोट्स को प्रिपेयर करो, और जब उसको आप रिवाइज करते हो तो जो आपको मेन पॉइंट्स लग रहे हैं आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। दोबारा मतलब बार बार लिख के क्या फ़ायदा, आप ज़्यादा नोटबुक्स भर के कोई फ़ायदा नहीं, उसको हाईलाइट कर लो कि हाँ ये मेन टॉपिक्स हैं, मेरे को बार बार रिवाइज करना है। ऐसा है, ज़रूरी है या ऑनलाइन से हो जाता है? फिर आप ऑनलाइन से भी कर सकते हो, ऑफलाइन से भी कर सकते हो, मतलब सब्जेक्ट तो मैटर। दिलशाद सर, आपने क्वेश्चन पूछा है कि ऑफलाइन कोचिंग जरूरी है या ऑनलाइन से हो जाता है क्लियर। ये जो आपके सामने बैठे हुए ये ऑनलाइन कोचिंग से है। दोनों कोचिंगें अपनी जगह बेस्ट है, दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, और दोनों का अपना अपना रिजल्ट है। डिपेंड ये करता है कि किस माइंड सेट के साथ में आप कौन सा उस पर आप कर रहे हैं। ऑनलाइन के अंदर भी हमारे सेम टीचर्स हैं, ऑनलाइन के अंदर वही कंटेंट मिलता है जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को कंटेंट मिलता है, नोट सेम है, टीचर्स सेम है। जितने घंटे हम एक सब्जेक्ट ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उतना ही हम ऑनलाइन में पढ़ाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके माइंड सेट पे। ऑफलाइन के अंदर प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आप 4 घंटे या 5 घंटे कोचिंग में आए हैं, क्लासरूम के अंदर आए हैं, तो एक आपका एनवायरनमेंट क्रिएट होता है स्टडी को लेके। वो एनवायरनमेंट आपको घर पे क्रिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट का सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, अफेक्ट आता है हमारी स्टडी के ऊपर। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग्स बेटर हैं। आपके माइंडसेट पे ये डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट के साथ में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। दीपक दया जी, इतना कर लोगे 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यूट्यूब की क्लासेस लेनी चाहिए क्या? हाँ, मैं आपको इसके लिए एडवाइस करूँगा कि लेनी चाहिए यूट्यूब की क्लासेस, क्योंकि यूट्यूब पे हम एमसीक्यू सोल्व करवाते हैं और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। दीपिका मैम ने भी हमारी सारी एमसीक्यू क्लासेस हैं वो ली हैं, एक भी क्लास मिस नहीं करी है। स्पेसिफिकली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराती है मैम, वो सारे मतलब मैंने तो लिए हैं। मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस यूट्यूब से भी करती थी काफ़ी, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराते हैं सर, तो उस पर भी सही रहता है। मेनली एंजाइटी कम करने के लिए आप ये कर सकते हो कि हाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपने ज़रूर सोल्व करो। हाँ, यूट्यूब पे क्लास ले सकते हो आप, उस पर क्वेश्चन जो सोल्व कराते हैं मैम कराती हैं, काफ़ी सही से कराते हैं। कुलदीप सिंह जी, हाउ टू, क्या पूछा आपने? हेलो सर, हाउ कैन बी क्लियर फर्स्ट अटेम्प्ट? प्रिपरेशन करके, मेहनत करके आप क्लियर कर सकते हैं। एक आपको स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। एक मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं ना, वो ये करते हैं कि आप लोग टाइम टेबल नहीं सेट करते हैं। तो अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आप सबसे पहले टाइम टेबल सेट करिए। अपने 24 आवर का आपके पास में एक टाइम टेबल होना चाहिए कि स्टडी प्लान है वो आपके पास में होना चाहिए कि आपको कैसे करना है। और एक स्टूडेंट ने अभी भी पूछा था, और मेरे पास में भी ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर हम ना बार बार भूल जाते हैं। कि जैसे अभी फंडामेंटल कर रहे हैं, 10 दिन के बाद में वापस फंडामेंटल खोलेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि मेरे को फंडा आती नहीं है। तो ये फीलिंग आपको भी आती थी? अगर आती थी तो आपने इस पे कैसे कंट्रोल किया, या इसके लिए आप क्या करते थे कि बार बार भूलना ना पड़े? तो उसके लिए आप क्या करते थे? मेरे को भी ऐसा ही होता था कि हाँ मैं एक बार पढ़ के, मैं स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था पिछले साल, जब मैंने 2022 का नोट सेट दिया था, उस टाइम पे मैं भी स्केड्यूल अपना नहीं सेट कर पाई थी। मैं बिल्कुल रेगुलर भी नहीं थी, पता नहीं इसलिए मेरा हो सकता है कि रैंक बहुत बेकार आया था। पर मतलब अभी अब दोबारा रिवाइज कर रही तो मेरे को ऐसा होता था कि हाँ यार मैं तो भूल गई पहले वाला क्या था, क्या पढ़ा था। पर वही आप बार बार रिवाइज करो और क्वेश्चन साथ में करोगे। और ये भी नहीं है कि आप पढ़ रहे हो बिल्कुल उड़ा के जल्दी में, नहीं, जो पढ़ रहे हो ध्यान से समझ के पढ़ो तो रहेगा रिटेन। रिवाइज करो। बेसिकली है कि जब आप पढ़ाई करो तो क्वालिटी की आप पढ़ाई करो। हाँ, अच्छे से, मतलब बिल्कुल बिल्कुल समझ के आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपको बार बार बोलने वाली अगर दिक्कत से, प्रॉब्लम से अगर आपको बाहर निकलना है तो उसके लिए यही है कि आप ना रिवीजन का ऐसा टाइम टेबल बनाए कि आप हर सब्जेक्ट को हर मंथ आप टच कर रहे हैं।
ऐसे नहीं है कि एक सब्जेक्ट को आपने अभी पढ़ा है और उसको 2 महीने के बाद में वापस आप उस सब्जेक्ट को ओपन कर रहे हो, तो आपको वो वाली फीलिंग आएगी। आपका पूरे मंथ का ऐसा शेड्यूल आना चाहिए कि हर मंथ हर सब्जेक्ट को आप टच कर रहे हो, चाहे उसके आप एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं, चाहे उसके शॉर्ट नोट्स आप पढ़ रहे हैं या उसकी थ्योरी रिवाइज कर रहे हैं। ये टाइम टेबल आप ही बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके 24 घंटे का टाइम टेबल क्या है। तो आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आप पूरे सब्जेक्ट्स मंथ में एक बार आप टच कर रहे हो। तो उससे क्या होगा कि आपको ये बार बार जो भूलने वाली प्रॉब्लम है ये आपके सामने काउंटर नहीं होगी, और आप अगर बार बार उसको रिवाइज करोगे तो वो आपकी मेमोरी में भी रहेगा। निर्मला मैम, ऐसा नहीं है, देखो मुझे पता है कि इस नोट सेट के अंदर बहुत सारे बच्चों की एक्सपेक्टेशंस थी, उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आया है। तो हमारे को डिमोटिवेट नहीं होना है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। हमारा हार्डवर्क है, हमारी मेहनत है, कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ देके जाती है। अभी 2 महीने के बाद में फिर सितंबर में आपका नोट सेट है, हमें वापस तैयारी स्टार्ट करनी है। जो आपको एंजाइटी है, जो आपको बड़ा से फ्रस्ट्रेशन है, जो करना है आप आज कर लीजिए, कल वो चीज़ लेके नहीं जानी है। कल मॉर्निंग में फ्रेश वापस आपको स्टार्टिंग करनी है। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि हमारी एक लेवल पे प्रिपरेशन आके अभी चल रही है, आपको वहाँ से स्टार्ट करना है, आपको जीरो से तो स्टार्ट करना नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, सेकंड में नहीं हो रहा है, थर्ड में नहीं आ रहा है। अभी मैं आपके सामने एक ऐसे स्टूडेंट्स की भी सक्सेस स्टोरी आने वाले दिन में लेके आऊँगा जिनका सिलेक्शन थर्ड अटेम्प्ट के अंदर हुआ है। जिन्होंने पहले 2 अटेम्प्ट दिए थे उसमें नहीं हुआ था, और उनका अभी थर्ड अटेम्प्ट में हुआ है। और उनका भी अभी कुछ दिनों पहले मेरी उनसे बात हुई थी, तो ये बोले कि सर मैं हर साल नोट सेट का पेपर ही देती रहूँगी क्या, मेरा कब होगा? तो मैंने बोला कि जिस डिटर्मिनेशन के साथ में आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको अपने ऊपर विश्वास रखो, 100% आपका सिलेक्शन होगा। अभी उनका इस नोट सेट के अंदर सिलेक्शन हो गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा जिन लोगों का इसमें नहीं हुआ है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने जो जिस भगवान को आप मानते हैं उसमें आप विश्वास रखिए। पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ में है, हम पूरी नर्सिंग एक्सपर्ट की टीम आपके साथ खड़ी हुई है। 100% हम नोट सेट वाले के अंदर आपका सिलेक्शन निकालेंगे। कॉलेज से ही एमसीक्यू करना शुरू कर दे क्या? ये आई थिंक आपकी जूनियर है निशा, तो इसको बताओ। हाँ कर दो, मतलब कॉलेज में आप पढ़ रहे हो तो साथ साथ अपना सही कर सकते हो, सही है, क्वेश्चंस करना शुरू कर दो, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब पढ़ाई तो जितनी जल्दी शुरू करो उतना बढ़िया है। कौन सा एम्स लेना चाहोगे? कौन सा एम्स लेना चाहोगे दी आप? सलीम साहब, ये सफदरजंग से पास आउट है, तो ये तो सफदरजंग आई थिंक लेंगे। और रैंक आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपसे एम्स पूछे कि भाई बताओ आपको कौन सा चाहिए, है ना? रैंक लानी है तो ऐसी लेके आओ, वरना ऐसी रैंक लेके आओगे तो आपको फिर एम्स किसे पूछना पड़ेगा, यार कोई सा तो दे दो मेरे को, है ना? कौन सा मिलेगा मेरे को? ऐसे रैंक लेके आओगे, आपसे एम्स पूछे कि आप बताओ आपको कौन सा हॉस्पिटल चाहिए, और वो पॉसिबल है। अगर 6000 से दीपिका आपकी टॉप कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है इस बार, तो वो ये ना सोचें कि हम पीछे रह गए, हो सकता है अगली बार आप भी टॉप कर जाओ। गिव अप आपको नहीं करना है। एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हुआ है कि 6000 रैंक से इन्होंने ऑल इंडिया टॉप किया है। रामावतार सैनी जी, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए कौन सी बुक रेफर करें? आप एनक्लेक्स की रेफर कर सकते हो, सबसे बेस्ट है एनक्लेक्स सोंडर साउथ एशिया एडिशन, वो बुक आप रेफर कर सकते हो। बाकी जो टीचर्स आपकी क्लासेस लेते हैं वो सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ आपको सोल्व करवाएंगे। क्या क्या पढ़ा आपने, डिटेल्स में बताइए इनको। मैंने सब कुछ पढ़ा था, जो भी क्लासेस होती मैंने अच्छे से नोट्स बनाए थे, फिर उसको पढ़ा था सही से, सब कुछ पढ़ा था। मैं क्या क्या बताऊँ, कैटेगरी क्या है? अनरिजर्व्ड। मैम की जो कैटेगरी है वो यूआर है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। आपकी तैयारी के लिए आपकी कैटेगरी मायने नहीं रखती है। अगर आपकी कैटेगरी कोई सी भी है, अगर आपका तैयारी बहुत अच्छी है तो आप किसी भी कैटेगरी के हो आप टॉप कर जाओगे। कैटेगरी कोई मायने नहीं रखती है।
मेजर सब्जेक्ट्स आपके कितने मंथ में कवर हो गई थी? मैंने तो मतलब पिछला नोट सेट भी दिया था, तो मैंने थ्योरी तो पहले ही से ही लिख लिया, सारा नोट्स मेरे प्रिपेयर्ड थे, तो मैंने थ्योरी मतलब कितने समय टाइम में हो गई थी, मतलब मैंने कर लिया था 2 महीने में, मैंने एक बार कर लिया, उसके बाद मैं रिवाइज कर रही थी, मेरा रिवीजन ही चल रहा था, तो कुछ ऐसा नहीं था। हरिकेश मीणा जी, ये कोचिंग है दिल्ली में चल रही है। हमारी दिल्ली में 4 ब्रांचेस हैं। वेस्ट पटेल नगर में हमारी मेन ब्रांच है, साकेत में हमारी ब्रांच है, रोहिणी में हमारी ब्रांच है, नजफगढ़ में हमारी ब्रांच है, हरियाणा में हमारी रोहतक में ब्रांच है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आप किसी भी सेंटर्स पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है। ऑनलाइन के अंदर भी हमारे मॉर्निंग इवनिंग बैचेस चलते हैं। और हमारा सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि हमारी जो ऑनलाइन की क्लासेस हैं वो क्लासरूम से लाइव नहीं होती है, एक्सक्लूसिवली मतलब ऑनलाइन एक्सक्लूसिवली होती है और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही होती है, ऑनलाइन वालों के लिए। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन के क्लासरूम में कैमरा लगा के वहीं से स्टार्ट कर लिया, जो पूरा ध्यान होता है टीचर्स का वो सिर्फ ऑफलाइन वाले बच्चों पे होता है और ऑनलाइन वालों पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो हमारी जो क्लासेस होती है वो पर्टिकुलरली स्टूडियो से लाइव होती है स्टूडेंट्स के, और हर बैच के लिए अलग से लाइव क्लास होती है। पर्टिकुलरली आपको पूरे पर डे आपकी 4 से 5 घंटे लाइव क्लासेस होती है, जिसके अंदर आप अपने सारे डाउट्स वगैरह है लाइव क्लास के अंदर आप क्लियर कर सकते हो। अगर आप लाइव क्लास नहीं भी ले पाते हो किसी कारण से, तो सेम लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको विद इन 3 to 4 आवर्स के अंदर अपलोड हो जाती है, वो मिल जाती है आपको। वो आपके 1 साल तक सेव रहती है। आज अगर आपने ज्वाइन किया है तो अगले 1 साल तक आपके पास में वो क्लासेस सेव रहेगी। और रिकॉर्डेड क्लासेस का सबसे प्लस पॉइंट हमारा क्या है कि आप किसी भी क्लास को कितनी बार भी देख सकते हो, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कोई अटेम्प्ट नहीं है उसके ऊपर कि एक क्लास को आप 3 बार देखोगे, 4 बार देखोगे या 72 आवर्स के बाद में क्लास हट जाएगी, ऐसा नहीं है। जो क्लासेस है वो किसी भी क्वालिटी पे आप सेट करके देख सकते हैं। अगर आपका 2 GB नेटवर्क है तो भी हमारी क्लासेस है वो आराम से आपकी चलेगी विदाउट एनी इंटरप्शन। इसके अलावा हम सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड करते हैं। जो नोट्स हैं वो बाय कोरियर आपको मिल जाता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उसके अंदर हैं, इंक्लूड हैं। तो एक कंप्लीट कोर्स पैकेज हमारा चलता है ऑनलाइन का, वो आप ले सकते हैं। अशोक साहू जी, नोटसेट 5 की कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें? तो नोटसेट 5 के लिए आप अपना स्टडी प्लान तैयार कर सकते हैं। हमारे जो बैचेस हैं वो अब स्टार्ट होंगे। दीपक दया जी ने पूछा है कि मैम मीन्स आपने नोट्स एंड PR यादव क्वेश्चन, सोंडर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज किया है, मीन्स हम बस इसी पे अच्छे से फोकस करें तो हो जाएगा, इधर उधर सेंटर पे भागेंगे की ज़रूरत नहीं कंटेंट पर। यस दीपक जी, आप क्वालिटी का कंटेंट है उस पर फोकस करिए और वो हम यहाँ पे देते हैं। तमन्ना महाजन ने पूछा है कि आपने ऑनलाइन कोचिंग ली थी या ऑफलाइन? इन्होंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी तमन्ना जी। 2 मंथ्स में नोटसेट 5 की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले तो आप अपना टाइम टेबल बनाइए, आई थिंक कि 24 आवर्स का टाइम टेबल बनाइए और उसके अंदर अभी एक हमारा सेशन आएगा उसके अंदर हम ये भी आपको बताएंगे, तो उसके अंदर हम डिटेल में आपको बता देंगे कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है। कितने आवर्स पढ़ते थे? तो मैम ने 7 से 8 घंटे इनको पढ़ाया था। साइकेट्रिक कैसे पढ़े? रिंकू प्रजापति एक स्टूडेंट है जिन्होंने पूछा है कि साइकेट्रिक कैसे पढ़े, तो आपने साइकेट्रिक कैसे करी? मेरे को साइकेट्री में पहले इंटरेस्ट है, मेरा साइकेट्री में actually। तो मेरे को मतलब साइकेट्री वो सर पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं साइकेट्री, मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं आपको। साइकेट्री में क्या दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। साइकेट्री में हो जाएगा, मतलब आप ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं पूछते। कुछ क्वेश्चन सबकी बार थे कि बहुत ही अलग, पता नहीं कहाँ से आए थे, वो तो बहुत मुश्किल। मतलब अगर आपको करना है तो आप वही एन क्लैर्क सोंडर्स से पढ़ सकते हो, साइकेट्री उसमें भी है। पर मैंने नोट्स से पढ़ा था, नोट्स मेरे काफ़ी सही थे, सर ने बहुत सही पढ़ाया था। मैं अपने नोट्स को ही रिवाइज़ करती थी साइकेट्री के लिए। नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स, नॉन नर्सिंग का सर ने बहुत मतलब पहले मैथ बहुत बढ़िया पढ़ाया था उन्होंने, पर मैं मतलब नॉन नर्सिंग पे मैंने उतना फोकस किया नहीं, क्योंकि अब की बार तो मैथ के क्वेश्चंस थे ही नहीं, 1-2 क्वेश्चंस थे। मतलब ठीक है, आप कर सकते हो उस पर फोकस अगर आपको अपनी रैंक ज़्यादा बेटर लानी है, वरना मतलब
आप पहले अपना मेन जो मेजर पार्ट है वो कवर करो, और नॉन नर्सिंग का भी काफ़ी सही पढ़ा देते हैं, और PR यादव का एक थर्ड पार्ट है, उससे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। सर क्लासेस में तो बहुत अच्छा पढ़ाते ही हैं मैथ और रीजनिंग। साइकेट्रिक में हमारी 2 फैकल्टी है, डागुर सर और महिपाल सर। ये दोनों ऑनलाइन, महिपाल सर मेनली ऑफलाइन में पढ़ाते हैं और डागुर सर हैं वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में पढ़ाते हैं। दोनों का कोई जवाब नहीं है। पूरी साइकेट्रिक आपके टिप्स पे हो जाएगी और एक भी क्वेश्चन साइकेट्रिक का उससे बाहर नहीं जाता है। आज तक का हमारा यही एक्सपीरियंस है। कंप्लीट थ्योरी कितने दिन में लाइव क्लास के साथ में प्लीज़? जो कंप्लीट हमारा थ्योरी का जो बैच होता है वो 6 to 8 मंथ का होता है। 6 to 8 मंथ तक आपकी लाइव क्लासेस चलेगी, जिसके अंदर आपका नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों सिलेबस आपका कवर अप होता है। सर एनक्लेक्स के लिए 9th एडिशन रेफ़र किया करें। एनक्लेक्स अगर आप कर रहे हैं तो 9th एडिशन तो फॉरेन एडिशन है। एनक्लेक्स अगर आपको करनी है तो आप साउथ एशिया एडिशन ले सकते हैं। 4th एडिशन जो उसका लेटेस्ट है वो आप ले सकते हैं एनक्लेक्स का। अनु, मैंने बताया आपको कि कंप्लीट जो लाइव क्लासेस हमारा वाला बैच है वो 6 to 8 मंथ का है। ये क्या है? ट्रैक्टर बिल्ड। सर अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, अभी से स्टार्ट कर दूँ क्या सर? 3rd ईयर तो बहुत अर्ली है, आप थोड़ा सा नर्सिंग को भी इंजॉय कर लीजिए। बट मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आप 3rd ईयर के एंड में हैं और 4th ईयर में अगर आप एंटर करने वाले हैं तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनिशियली आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप 4th ईयर में आते हैं या 4th ईयर में आने वाले हैं तो तब आई थिंक आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। आनंद कुमार जी, बेसिक्स अगर आपका कमज़ोर है तो पहले आपको बेसिक पे काम करने की ज़रूरत है। बेसिक आपका जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस आपके सिलेक्शन के होंगे, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तभी आपका एडवांस लेवल के क्वेश्चन सोल्व होंगे, एडवांस लेवल का आपको समझ में आएगा। तो बेसिक आप ज़रूर अच्छा करिए। नेक्स्ट नोटसेट एम्स की वेबसाइट के हिसाब से तो सितंबर के अंदर है। 17 सितंबर फाइनल डेट है आपका, उसी डेट को है। अभी तक दूसरा कोई अपडेट है नहीं, तो आप ये मान के चलिए कि जो नेक्स्ट नोटसेट है आपका वो सितंबर में ही है, अनलेस अनटिल कोई नई डेट नहीं आती है। कितने क्वेश्चंस जो हाई आल्ट टॉपिक्स हैं उसके आपके कवर हो गए थे बिकॉज ऑफ क्या था, क्या लिखा, फॉर्मो कैसे कवर करें कैसे ना करें लगा रहता है। क्वेश्चन आपका समझ में वैसे आया नहीं हमारे को। एटी 20 का रेशियो से तो लड़कों को फ़र्क पड़ता है, और ऑब्वियसली इस बार तो लड़कों ने बाजी मारी है, ज़्यादा क्वालिफाइड बॉयज़ है, तो ये कोई मायने नहीं रखता है अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो। यस मैम, ऑनलाइन ट्रैक्टर बिल्ड ऑनलाइन हमारा अवेलेबल है। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर है 9278444000, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, या हमारी जो वेबसाइट है www.nursingexpertlive, उस पर जाके आप सारे हमारे प्लान्स हैं वो आप देख सकते हैं, या आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नर्सिंग एक्सपर्ट लाइव एप्लीकेशन, वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी मिल सकती हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स की थ्योरी हो गई है। MSN की थ्योरी रहती है और उसको कितने दिनों में कवर अप करना चाहिए? मतलब दिन क्यों गिन रहे हो आप? मतलब ऐसे करो कि समझ में आए। मतलब ऐसे दिन में तो आप भगा दोगे, 2-3 दिन में उड़ा दोगे, ऐसा नहीं है। अच्छे से करो, 1 महीना ले लो, टाइम है ना अभी तो। कितना टाइम है? जुलाई अगस्त सितंबर, अभी तो है 1 महीना। अच्छे से कर लो, बाकी सारा कवर हो ही चुका है, तो आप MSN को अपना पूरा टाइम दो। निशा चौधरी जी बार बार यही पूछे कि कॉलेज के साथ में आपने कैसे मैनेज किया? मैंने कॉलेज के साथ में मतलब एंड में शुरू किया था, तो उस टाइम पे इतना नहीं हो पाता है ऑफ कोर्स, पर मतलब जैसे मेरा ख़त्म हो गया था उसके बाद तो मैं लाइब्रेरी में ज्वाइन करके मैंने किया था। एंड में थोड़ा मैंने किया था। और क्या, एनक्लेक्स की थ्योरी पढ़ी थी क्या? मैंने एनक्लेक्स की थ्योरी नहीं पढ़ी थी, मेरी थ्योरी यहीं से हो गई थी। काफ़ी अच्छी थ्योरी पढ़ाई थी यहाँ टीचर्स ने, मैंने तो वही पढ़ी अब तक।
ड्यूटी का मौका है। आप सफदरजंग हॉस्पिटल क्यों चूज कर रहे हैं, एम्स क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे को सफदरजंग बढ़िया लगता है। क्या? एक्चुअली इन्होंने सफदरजंग से पास आउट किया है, तो इनको सारा सफदरजंग का एनवायरनमेंट वगैरह सब कुछ पता है, तो शी विल गो फॉर दैट। अनीता मैम, अगर आपने 3 नोट सेट दिए हैं और उसके बाद में भी अगर नहीं हो रहा है तो एक बार आप अपने नेगेटिव पे कंट्रोल करिए, और नेगेटिव पे आपको कंट्रोल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, बार बार अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि आप उस पर एनालिसिस नहीं कर रही है, नहीं करते। अगर आप बार बार होते हैं इसका मतलब ये है कि आप मिस्टेक से उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हार जीत, सिलेक्शन नहीं होना या ये सब कुछ तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन बंदा सक्सेसफुल वही होता है जो हारने के बाद में उस चीज़ पे एनालिसिस करता है कि यार मेरी अगर हार हुई है या मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो क्यों नहीं हुआ है, मैंने कहाँ पे मिस्टेक्स करी हैं। तो आप उस चीज़ को एनालिसिस करिए। आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को मत बढ़ाइए कि मैं 3 अटेम्प्ट्स दे दिए मैंने नहीं हुआ है, 4 मैंने दे दिए नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है। मतलब आप सिंगल अटेम्प्ट के बाद में एनालिसिस करना स्टार्ट कर दीजिए कि मैंने मिस्टेक्स कहाँ पे करी है, और वो मिस्टेक्स पे काम करना आपको ज़रूरी है। अगर आप मिस्टेक्स पे काम नहीं करते हैं और वापस प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। काम आपको उस चीज़ पे करना है कि आपने मिस्टेक्स किस पे करी, वो मिस्टेक्स आपकी नेक्स्ट एग्जाम के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आप मिस्टेक्स पे काम नहीं कर रहे हैं और वापस अटेम्प्ट कर रहे हैं और वो सेम मिस्टेक्स आप हर एग्ज़ाम के अंदर कर रहे हैं तो फिर प्रिपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर आपके अटेम्प्ट बढ़ते ही जाएंगे। तो आप एक बार ये देखिए, जिनके ज़्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो रहे हैं कि भाई मैं इतने दिनों से पढ़ाई कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है, तो आप एक बार देखिए कि आपने क्या मिस्टेक्स करी है, कहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हो। नेगेटिव पे कंट्रोल करिए, आप टाइम मैनेजमेंट करिए। नेगेटिव और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बेस्ट ये है कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। जब तक आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम के अंदर ये होता है बच्चों के साथ में कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। उनके 3 घंटे पूरे हो जाते हैं, 2 घंटे उनको जो एग्ज़ाम के होते हैं वो पूरे हो जाते हैं, उनको पता नहीं लगता एग्ज़ाम कैसे चला गया, तो एक क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, पेपर को कैसे सोल्व करना है ये आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स क्या है या इम्पोर्टेंट क्या है और लेस इम्पोर्टेंट क्या है। एवरी सब्जेक्ट इज़ मेजर एंड इम्पोर्टेंट। आप ये मान के चलिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो नर्सिंग और नॉन नर्सिंग के दोनों जो पार्ट्स हैं वो दोनों ज़रूरी हैं, और वो दोनों मेजर हैं और दोनों इम्पोर्टेंट है। आप हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दीजिए कि कहीं से भी आपका क्वेश्चन उठ के आ सकता है और आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए। हाँ, मेडिकल सर्जिकल है, ऑप्स हैं, फंडामेंटल है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के अंदर मेजर सिलेबस आपका कवर अप करते हैं, ये आप प्रायोरिटी बेस्ड पे रख के कर सकते हैं। इनको पहले करिए, इनके ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप सोल्व करिए ताकि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस मिले। सर, नोट सेट पेपर कौन बनाता है? एम्स बनाता है, नीरा मैम, और कौन बनाता है? बाकी ये तो नहीं बता कि कौन बनाता है, नर्सिंग वाले बनाते होंगे। पेपर कोई भी बनाए, हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे क्लियर होने चाहिए कि पेपर कोई कैसा भी बनाए हर आपका सोल्व होना चाहिए। श्वेता मैम, मैम ने टोटल 165 क्वेश्चंस आपके सोल्व किए थे। थैंक यू। नर्सिंग बीट्स 165 मैम ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। आनंद कुमार जी, हमारे जो बैचेज हैं उनके अंदर जो क्लासेस होती है वो बेसिक से ही स्टार्ट होती है। बेसिक टू एडवांस हम चलते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले आपको एडवांस लेवल का करवाएंगे, बेसिक वाला नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे जब क्लास स्टार्ट होती है, बैच स्टार्ट होता है, तो बेसिक से हर सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होता है और फिर आपको एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। हर सिस्टम के हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं, डिफाइंड टीचर्स हैं जिनको पिछले 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, जिन ऑलरेडी सारे के सारे टीचर्स हैं हमारे गवर्नमेंट के सेलेक्टेड टीचर्स हैं। जालपा सोलंकी मैम ने इनक्लेक्स नहीं पढ़ी थी। नेहा राजपूत मैम, क्वेश्चंस बड़ा देख के आपको होपलेस नहीं होना है।
दीपिका ने पहले ही बताया, अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपका फिर कॉन्फिडेंस अगर आपका लूज नहीं होगा। तो मेन फोकस जो आपको करना है ना, वो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे आप करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीपक दया जी, लास्ट के जो 10 डेज हैं, आई नो कि वो उस पर एंजाइटी भारी पड़ जाती है, क्योंकि आपको ये रहता है कि आ गया एग्ज़ाम अब कैसे होगा। तो इस चीज़ से अगर आपको बचना है तो आपकी 10 डेज से पहले वाले जो टाइम है उसके अंदर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, फिर आपको किसी भी प्रकार की एंजाइटी नहीं होगी। आपने कैसे कंट्रोल किया? आपको भी ऐसा लगा होगा कि एग्ज़ाम आ गया, अब क्या करूँ? मेरे को तो एक महीने पहले ही शुरू हो जाता है ऐसा कि हाँ भैया एग्ज़ाम है। पर ठीक है, मतलब आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पता है कि कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब कई टॉपिक्स हैं, जैसे कि OT के हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं, तो मेरे हिसाब से लास्ट में मतलब आप उनको दोबारा रिवाइज कर सकते हो। ये नहीं है कुछ नया लेके बैठ रहे हो 10 दिन में, तो फिर आपको और ज़्यादा एंजाइटी होगी। तो जो पढ़ा हुआ है आपको वही पढ़ना है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको रिवाइज करो अच्छे से। सही है। कोचिंग थ्योरी के अलावा पढ़ना पड़ता है क्या? थ्योरी कोचिंग के अलावा कहीं से पढ़ने की मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं है। मेरे को तो बहुत सही मिला था, इतना कंटेंट है कि आपको थ्योरी यहीं से क्लियर हो सकती है। आप क्वेश्चंस करो, अपने नोट से थ्योरी करो, क्वेश्चंस करो। एम्स लवर जी, जो क्वालिफाइड हैं सबको मिल जाना चाहिए। बाकी कैटेगरी के अंदर देखना पड़ेगा कि किस कैटेगरी कितनी सीट्स और कितने बच्चे उस कैटेगरी क्वालिफाइड है, क्योंकि जितनी सीट्स हैं उतने बच्चे क्वालिफाइड नहीं हैं। ऐसा पहली बार हुआ है आज तक नॉट सेट या एम्स के एग्ज़ाम के अंदर कि बच्चे ही क्वालिफाई नहीं हुए हैं, सीट्स खाली रह गई है। तो ये लेवल है नॉट सेट का असली जो इस बार देखने को मिला है। और आप कैटेगरी वाइज एक बार देख लीजिए। बाकी ये है कि जो बच्चे सिलेक्टेड है मोस्टली सबको मिल जाना चाहिए। जनरल की सीट्स तो वैकेंट जाएगी। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें ड्यूरिंग एग्ज़ाम? वही है, जो आपको क्वेश्चंस मतलब आपको लग रहा है कि नहीं आ रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आप उसको छोड़ के कि बाद में आप दोबारा देख सकते हो। जो आपको आगे आ रहे हैं वो कर सकते हो। एक ही क्वेश्चन को पकड़ के बैठ जाओगे कि नहीं आ रहा, दोबारा पढ़ रहे हो, तो टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे मेरे हिसाब से जो आपको नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, उसको छोड़ दो एक बार में ही, बार उस पर टाइम वेस्ट मत करो। कहाँ से हैं आप? ये पूछ रहे हैं। दिल्ली से ही हैं ज्योति से धीमान मैम, जो मैम है वो आपकी दिल्ली से ही हैं। एल्डन, ऐसा कुछ पता नहीं है कि सेकंड लिस्ट निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब बच्चे क्वालिफाइड ही नहीं है तो फिर सेकंड रैंक का तो सेकंड लिस्ट का तो कुछ कह नहीं सकते। सोनल मैम, इट्स नॉट फनी, कोचिंग से सब कुछ हो जाता है और हुआ है। अगर आप 2022 वाले जो हमारी AR4 थी, अगर उनका भी अगर आप निकाल के देखेंगे सक्सेस स्टोरी, तो सेम यही है। एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको विश्वास होना चाहिए टीचर्स के ऊपर। आप कहीं से भी कर रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हो, या कोई से भी आप बुक पढ़ रहे हो, चाहे कहीं से भी कुछ भी आप रेफर कर रहे हैं, तो जहाँ पे आपने एडमिशन ले रखा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि आप कहीं से भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको उनके ऊपर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर आपको भटकना ही पड़ेगा। आप कभी इधर भटकोगे, कभी उधर भटकोगे, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्लेन के अंदर बैठे हो और आपको पायलट के ऊपर भी विश्वास नहीं है, तो आपका 100% लैंडिंग है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। अगर आपको पायलट पे विश्वास है तो 100% आपका जो लैंडिंग है वो आपकी सक्सेसफुल होगी। इसलिए जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हो उनके ऊपर आपको ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपने टीचर्स पे विश्वास है तो 100% आपको सक्सेसफुल या सफलता है वो आपको मिलेगी। एम्स लवर मैम, 1542 रैंक है आपकी। आप कैटेगरी में देख लीजिए कि कितनी आपकी कैटेगरी की रैंक, कितनी पोस्ट है, कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है। 1542 है, आपको सफदरजंग मिल जाएगा क्या? और सीट्स का मैम मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, तो कोई ना कोई एम्स तो आपको 100% मिलेगा, कोई ना कोई हॉस्पिटल तो मिलेगा ही आपको।
नीरा शर्मा ने क्वेश्चन पूछा है, वो बहुत अच्छा है कि सारी कोचिंग्स के यूट्यूब के वीडियोस आते हैं, तो आप पहले सेल्फ स्टडी आपकी होनी ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो आप सिर्फ क्लासेस के भरोसे मत बैठिए। मैं एक बात आपको बताता हूँ, जो मेरे यहाँ पे एडमिशन भी लेते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में, मैं उनको भी बोलता हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो आप सिर्फ क्लासेस के बेसिस पे मत बैठिए कि आपने क्लासेस ले ली और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्लासेस लेने के बाद में आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, वो सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपकी सेल्फ स्टडी अच्छी है, आपने सिलेबस कवर अप कर रखा है, तो आपको एमसीक्यू क्लासेस आप ज्वाइन करिए। बाकी है कि लास्ट के अंदर जो क्लासेस आती हैं वो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो अगर आपने पहले नहीं पढ़ाई कर रखी तो आपको बहुत कुछ प्रिपेयर हो जाएगा, कंटेंट बहुत कुछ मिलता है लास्ट के अंदर। एम्स जोधपुर नोट्स की प्राइस 1200 है। अगर आप कोरियर से मंगवाना चाहेंगे तो कोरियर के चार्जेस अलग से हैं। अगर आप जोधपुर से हैं तो मुझे बता देना, मैं आपको वहाँ अवेलेबल करवा दूंगा नोट्स। आप जब लास्ट ईयर के अंदर हैं आनंद कुमार जी, तो आपको अब नोट सेट के हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ताकि उसके अंदर आपका जो फाइनल ईयर का कंटेंट है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा, प्लस आपके नोट सेट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, दोनों चीज़ें आपकी हो जाएगी। दीपांजलि रोयला ने पूछा है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेते थे या ऑफलाइन। तो मैम ऑनलाइन की स्टूडेंट है। आपका स्टडी शेड्यूल क्या था? मैंने थ्योरी पहले ही कंप्लीट कर ली थी, फिर उसके बाद मैं रिवीजन को ही मैंने ज़्यादा टाइम दिया था। मेरा शेड्यूल क्या था, मैं 7-8 घंटे पढ़ती थी मैं, तो लास्ट में 3 घंटे एमसीक्यू को दे दो, बाकी थ्योरी मैं अपना ऐसे ही करती थी। वो इंडिविजुअल होता है खैर ज़्यादा तो, पर यही है कि आप अपना रेगुलर करते रहो, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है। लगता है कई बार कि नहीं होगा, पर मतलब होपफुल रहना है, होपलेस होने से कोई फ़ायदा नहीं है। नया मैम 2022 नोट सेट के बाद में मैम ने कॉन्स्टेंटली आपकी प्रिपरेशन करी है, बीच में गैप नहीं दिया है, अपना एक शेड्यूल बनाया है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करी है। क्लासेस एक बार लिए मैम ने, ऑनलाइन का एक ही बार पैकेज इन्होंने लिया था और उसी के अंदर इन्होंने किया था। नर्सिंग बीट्स क्लासेस विल बी इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, मिक्स होता है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ आपका, ऐसे ही आपकी क्लासेस होती है। मैम कुछ स्पीच दो जिससे हम मोटिवेशन मिले उनको, तो आप अभी कुछ बताएंगे? आपको मैम देंगी लास्ट के अंदर, बने रहिए आप। अगर आप जेएनएम हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा पहले एम्स में इसके लिए। अगर बाकी 4 हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो साथ के साथ आप पोस्ट बीएससी भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। 2022 में क्या मिस्टेक थी आपकी? मैं 2022 में मैंने रिवाइज़ नहीं किया था बिल्कुल, मतलब क्लास अटेम्प्ट की थी मैंने, और मैं मतलब क्वेश्चंस भी कर रही थी, मैं ऐसे कर रही थी कि हाँ कर रही हूँ, कंप्लीट कर रही हूँ, बस मैं रिवाइज़ नहीं किया था। मेनली तो मेरी यही दिक्कत थी कि रिवाइज़ नहीं कर पाई थी उस टाइम पे। और नहीं, एक बार आप थ्योरी कर लेते हो उसके साथ साथ क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, मतलब क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ सही जा रहे हो, क्या दिक्कत है। ये तो बस यही है कि आप ये नहीं कि आप यहाँ से भी थ्योरी पढ़ रहे हो, वहाँ से भी थ्योरी पढ़ रहे हो, मतलब अपना जो आपके पास सोर्स है ना उसको लिमिटेड रखो। हाँ, उस पर यकीन है कि हाँ भाई यही पढ़ना है आपको थ्योरी, ये नहीं कि यहाँ से भी थ्योरी पढ़ लूँ, वहाँ से भी पढ़ लूँ, यूट्यूब पे कोई क्लास दे रहा है वहाँ से ही पढ़ लूँ, सारे के पढ़ने का कोई ऐसे कोई मतलब नहीं हुआ। हाँ, मैं टेस्ट सीरीज़ देती थी, 3 घंटे का टेस्ट देती थी, उसके बाद मेरे जो क्वेश्चन रह जाते थे मैं उनको 1 घंटे बैठ के उनका जो मतलब गलत होते थे उनको
लिखती भी थी, उसको पढ़ती भी थी सही से। दीपक जी बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं टारगेट हाई करो, टारगेट हाई करो, टारगेट, तो बेस्ट कौन से, PR यादव है या टारगेट हाई? आई थिंक बेस्ट आपके जो है जो लास्ट काफ़ी सालों से जो टॉपर्स पढ़ते हैं वो PR यादव पढ़ते आए हैं। टारगेट हाई पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। टारगेट आप कोचिंग के नोट्स कर सकते हैं, एनक्लेक्स की बुक आप रेफर कर हाँ। सकते हैं। बेसिक्स अगर आपको क्लियर करना है तो वो PR यादव को आप कर सकते हैं। हम तो बाकी ये जो आप पढ़ रहे हो उसी को बाकी पढ़ो। जो आपको टीचर्स नोट्स देते हैं उस पर आपको विश्वास होना चाहिए, वो बहुत अच्छे नोट्स हम देते हैं। तो ये हमारे साथ में थी मिस दीपिका, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। वी आर प्राउड ऑफ यू कि आपने हमारा नाम रोशन किया। और बाकी आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है अब कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर आप भी टॉप कर सकते हैं। तो डीमोटिवेट आपको नहीं होना है, चाहे रैंक आपकी कोई सी भी इस बार आई हो या नहीं भी आई है, क्वालिफाई भी नहीं हुए हैं, तो हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हिम्मत हार गए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप सीख सकते हैं, लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है कि 6000 रैंक होने के बावजूद इस बार इन्होंने टॉप किया है। और अभी आने वाली कुछ सक्सेस स्टोरी के अंदर मैं आपको ऐसे लोगों से भी मिलवाऊंगा कि उन्होंने कितने फेलियर देखे हैं, कितने अटेम्प्ट्स उन्होंने किए हैं, फिर भी उन्होंने सिलेक्शन निकाला है। तो हिम्मत आपको नहीं हारनी है, डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। आप सबका सिलेक्शन होगा, 100% होगा। और क्वेश्चन सारे ही करने हैं, इमेज बेस्ड भी करने हैं, वीडियो बेस्ड भी करने हैं। जो टेस्ट सीरीज हमारी है उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। अभी एक टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं जो आपकी 23 से स्टार्ट हो रही है, उसके अंदर सब इंक्लूड है आपके। एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस भी है, उसके अंदर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी है, वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस भी है, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड है। अभी एक क्रैश कोर्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं सितंबर वाले नोटसेट के लिए, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। फाइनल वर्ड्स आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि मैम की एक मोटिवेशन स्पीच, तो कुछ वर्ड्स बच्चों के लिए। भाई मेरा हुआ तो आप लोगों का भी होगा। हाँ, ये है, मतलब मेरे को भी लगता था कि मेरा नहीं होगा, पर हो जाएगा। आप बस करते रहो, मेहनत होगा, आप लोगों का भी होगा। थैंक यू मैम। तो निशा जी की लाइन आपने सुन ली कि भाई मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। तो आपका हो सकता है और 100% होगा। आप अपने आप को भी ये लाइन बोलते रहिए कि मेरा 100% होगा, मेरा सिलेक्शन 100% होगा। TDS आप लीजिए इसकी डोज, दिन में 3 बार आप अपने आप को बोलिए, और इतना ज़ोर से आपको बोलना है कि आपके दोनों कानों के अंदर वो आवाज़ जानी चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा। कभी ये ना बोलें कि यार मेरा नहीं होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये लाइन कभी भी ना बोले। आप हमेशा ये बोलिए कि आपका 100% सिलेक्शन होगा और होके रहेगा। कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप अपनी सेल्फ स्टडी को, प्रिपरेशन को मत ब्रेक करिए और अपने आप के ऊपर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका। सितंबर में है मैम, 5 सितंबर को नहीं है, सितंबर में ज़रूर है। जेम जी, हमारी ऑफलाइन क्लासेस दिल्ली के अंदर हैं, हरियाणा में रोहतक के अंदर हैं, दिल्ली में हमारे 4 सेंटर्स हैं, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी न्यू बैच है वो अनाउंस कर रहे हैं हम अगस्त के, जो नेक्स्ट 2024 के जो नोट सेट आ रहा है उसके लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन का भी हो रहा है, ऑफलाइन का भी हो रहा है। जो अभी 2023 का जो सेकंड नोट सेट है उसके लिए हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। जिनको बहुत अच्छी जिनकी प्रिपरेशन है, किसी कारण से रह गए हैं, वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आज या कल में हम डेट अनाउंस कर देंगे तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक हमारी टेस्ट सीरीज आ रही हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो हमारे पास में इंडिविजुअल सब्जेक्ट प्लान्स भी हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मेडिकल सर्जिकल के अंदर पर्टिकुलर आपको कोई सिस्टम चाहिए तो हमारे पास में इंडिविजुअल सिस्टम के भी प्लान्स हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर है 9278 444 000